हेलो स्टूडेंट्स। तो ये नेक्स्ट लेक्चर है बेस थ्योरम क्लास 12 प्रोबेबिलिटी का। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका रियल लाइफ में भी यूज होता है। मैं आपको विद एग्जांपल बताऊंगा। देखते रहिए, पूरी वीडियो देखो। मैं बताऊंगा मैं कैसे यूज होता है बेस थ्योरम का। हाँ, यूज होता है रियल लाइफ में, उसका साइंटिस्ट यूज करते हैं। मैं आपको विद एग्जांपल विद प्रूफ चीज़ें दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्लास 12 में बेस थ्योरम क्या कह रहे हैं। देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। अभी तक हमने ये पढ़ा, राइट, कि ए एंड बी एंड पी बी। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए गिवन बी एंड पी बी। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी बी ए और पी ए। है ना, एक ही बात है। ओके, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं, इन दोनों पार्ट को, तो क्या आप ये लिख सकते हो, राइट, ये लिख सकते हो आप, है ना। तो यही बेस थ्योरम है, यही बेस थ्योरम है। अच्छा, ये मतलब ये मैनिपुलेशन हुआ क्यों? लाइक लेट्स से आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है ना, ये आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन आपको अभी भी ये निकालना है ना। इसलिए बेस थ्योरम बनी है कि आपको यही निकालना है, लेकिन आपके पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप ये वाली प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये वाली प्रोबेबिलिटी आप निकाल नहीं सकते। तो उन्होंने फॉर्मूले को मॉडिफाई किया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मॉडिफाई करके ये वाला फॉर्मूला बना दिया, राइट। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसको, इस टर्म को कुछ बोलते हैं, इस टर्म को भी कुछ बोलते हैं, इस टर्म को भी कुछ बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रायर। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रायर, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर। ठीक है, प्रायर मतलब कि यू हैव सम इंफॉर्मेशन, पी ए, वो इन्फॉर्मेशन आपने फीड करी, आपने ली, उसके बेसिस पे आपने ये वाली प्रोबेबिलिटी निकाली। फिर आपके पास एक प्रोबेबिलिटी आ गई ये वाली। ये देखो, स्टेज बाय स्टेज होता है। फिर मैं इसी इन्फॉर्मेशन को फीड कर दूंगा यहाँ पे, फिर दोबारा प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, फिर फिर इन्फॉर्मेशन को फीड करूंगा, तो ये इटरेशन होता रहेगा इस तरह से, राइट। इसका यूज कहाँ है? मतलब ये तो बहुत मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ आपको, ना जानो तो भी चलेगा, क्लियर है, नहीं जानोगे तो भी चलेगा। ये आपका हाइपोथेसिस बना के भी लोग यूज करते हैं। मैं आपको आपकी एनसीईआरटी में भी दिखाता हूँ ये चीज कहाँ लिखी हुई है। जस्ट ए सेकेंड, गिव मी मिनट। ओके, देखो ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, इसमें भी ये चीज लिखी हुई है ना। ये प्रायर प्रोबेबिलिटी है जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये प्रायर प्रोबेबिलिटी है। जस्ट ए सेकेंड, हाँ, ये प्रायर प्रोबेबिलिटी है ऑफ द हाइपोथेसिस ई। ठीक है, ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है, वही मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये चीज़ें आपके एनसीईआरटी में भी आपको गिवन है, लेकिन इतना डिटेल में आपको जाना नहीं है, इतनी डिटेल की जरूरत नहीं पड़ती है। बस आप तो ये जान लो ये फॉर्मूला क्यों आया, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन नहीं है, तो मैंने फॉर्मूले को मॉडिफाई किया, डेट्स इट। ठीक है, ओके। अब रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है, मैं आपको इसका एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बेसिकली हुआ क्या था कि इसका यूज कहाँ होता है, जैसे ना सपोज करो एक मलेशिया का प्लेन था, अगर आपने न्यूज में सुना हो, जो MH370, जो कि रडार से गायब हो गया था और मिला ही नहीं, आज तक नहीं मिला, दैट इज मिस्ट्री। आज तक मिला ही नहीं है कि वो कहाँ गया। तो उसको ढूंढने के लिए बेस थ्योरम यूज की गई है। ठीक है, उसको ढूंढने के लिए बेस थ्योरम यूज किया है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का एक आर्टिकल मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है,
वो आप पढ़ सकते हो जाके। तो कोई नेक्स्ट टाइम आपसे पूछे कि मैथ्स का रियल लाइफ में यूज क्या होता है, तो भाई उसको ये एग्जांपल दे देना कि ये यूज होता है रियल लाइफ में, है ना, कि बेस थ्योरम यहाँ यूज हुई है। ठीक है, जो भी आप पढ़ते हो कहीं ना कहीं यूज होता है, ऐसे नहीं कि हवा में बातें चल रही है। तो ये यूज है बेस थ्योरम का। अगर आप उस पे जाओगे, गूगल करोगे कि बेस थ्योरम का यूज क्या, आपको बहुत सारे यूज मिल जाएंगे। बेसिकली उसका मेनली गोल्ड सर्च करने के लिए या फिर ऑयल सर्च करने के लिए समुंदर में, इसके लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें बहुत स्टैट्स लगती है ना, ऐसा नहीं, इतना आसान नहीं है। साइंटिस्ट लोग स्टैट्स लगा के पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके, प्रायर इन्फॉर्मेशन, कुछ प्रायर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तभी बेस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तभी जैसे मैंने बोला, ये प्रायर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी वो लोग इसके बेसिस पे बेस थ्योरम यूज करते हैं, राइट। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बेस थ्योरम का। बैग वन कंटेन्स, अब इसको हम ट्री डायग्राम बना के ही करेंगे हमेशा। एक बैग वन है, कंटेन्स 3 रेड बॉल हैं इसके पास और 4 ब्लैक बॉल हैं, राइट। while another bag 2 contains 5 red ball and 6 black ball. One ball is drawn at random, तो एक बॉल अगर ड्रॉ करते हैं तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/7, और ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/7। यहाँ से भी रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5/11 और ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6/11। ठीक है, ये ड्रॉ हो गई बॉल, इन फाउंड टू बी रेड, वो रेड हो गई। देखो, प्रायर इन्फॉर्मेशन कि वो रेड है। प्रायर इन्फॉर्मेशन क्या है, मैं फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, प्रायर इन्फॉर्मेशन क्या है कि वो रेड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैक टू। ठीक है, सबसे पहले क्या करो कि रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो कि वो रेड है। रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो रेड है। रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो पहले बैग से आ जाए या दूसरे बैग से आ जाए, सिंपल सी बात है। या तो पहले बैग से आ जाए या दूसरे बैग से। अब बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी होगी कुछ कि 1/2 1/2, है ना। तो अगर मैं बैग वन को सिलेक्ट किया और उसमें से रेड बॉल निकाली तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये, और अगर मैंने बैग टू सिलेक्ट किया और उसमें से रेड बॉल निकाली तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ये है। अब आप ये देखो कि इसमें से आपको कौन सा फेवर कर रहा है, कौन सी इवेंट आपको फेवर कर रही है कि वो बैग सेकंड से आ जाए। ये फर्स्ट बैग से थी, ये सेकंड बैग से थी, तो इसी को ऊपर रख दो न्यूमरेटर में। ये तो होता है प्रोबेबिलिटी में कि आपको मेरे को कौन सी फेवर कर रही है, 1/2, 5/11, और टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख दिया आपने। इसको टोटल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, मैं आगे बताऊंगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो यही आपका आंसर। ठीक है, तो ट्री डायग्राम बनाओ, जो आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन है उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लो कि भाई ये क्या होगा, है ना, निकाल ली। उसमें से आपको कौन सी फेवर कर रही है उसको ऊपर रख दो। दैट्स इट, यही करने का तरीका है ना, और कोई तरीका नहीं है। बेस्ट तरीका यही है, ट्री डायग्राम बनाओ, आंसर हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी देखो, सपोज करो ये एक इवेंट है ए। अब ये E1 इसका एक सेट है, सबसेट है, E2 सबसेट है, E3 सबसेट है, E4 सबसेट है। ठीक है, तो जैसे आप समझो कि एक इवेंट है कि रेड बॉल आ जाए, जो हमने अभी डिस्कस किया कि रेड बॉल आ जाए। अब रेड बॉल तो दो बैग से आ सकती है, तो मान लो ये बैग वन था, ये बैग टू था। क्लियर, ये बैग वन था, ये बैग टू था। तो किसी भी तरीके से कि रेड बॉल आ जाए, अब वो E1 इवेंट, E1 से भी हो सकती है, E2 से भी हो सकता है, E3 से भी हो सकता है, E4 से भी हो सकता है, राइट। क्लियर है। तो अगर जब तुम रेड बॉल निकालोगे या फिर पी ए निकालोगे, अगर मैं पी ए लिख दूं, ठीक है, तो पीई ये इवेंट हो जाए। ये इवेंट की इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि ये वाली इवेंट हो गई, मतलब बैग पहला सिलेक्ट हो गया, तो हाफ लिखा था ना हमने, इसलिए। और ये हो जाए, या फिर PE2 हो जाए, और ये। तो ऐसे हम इसको ऐड करते रहेंगे जितने भी पॉसिबिलिटी होगी हमारे पास। सेम इसको क्रोनोलॉजी ये समझो कि जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि बैग सिलेक्ट हुआ, रेड बॉल निकली, बैग सिलेक्ट हुआ, रेड बॉल निकली, राइट। यही कर रहे हैं। इसको सिग्मा की फॉर्म में आपकी बुक में दिया है, और सिग्मा इग्मा छोड़ दो, इग्नोर इट। ये हमने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी आपको बताया था, ये वाला पार्ट, जहां पे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी, वहां पे हमने आपको एक चीज और पढ़ाई थी, जहाँ पे हम इंडिपेंडेंट थ्योरम आपको पढ़ा रहे थे। मैं आपको दिखा देता हूँ,
ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक। लेट मी शो यू, जस्ट अ सेकंड। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। और ये चीज जहाँ पे आपको मैं ये इसका एडिशन करा के चीजें निकलवा रहा था, लेट मी शो यू, लेट जस्ट 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 अ सेकंड, है ना, जस्ट अ सेकंड। नो, आई डिडंट फाइंड आउट। ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकंड। नो 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 नो। ओके ओके, आप लेक्चर में जाके देखो, मुझे मिल नहीं रहा है अभी कि क्या चीज़ है, कहाँ गई वो। हाँ, ये रहा, यही है। तो देखो यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे एक ही इवेंट होती थी, है ना, यहाँ पे एक ही इवेंट होती थी, इसलिए मैं उसको ऐसे मल्टीप्लाई करते रहता था, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ठीक है। दैट इज टोटल थ्योरम, मतलब मैंने आपको ये पहले भी डिस्कस किया, ये वाला पार्ट, ये जहाँ पे मल्टीपल केसेस होते थे तो मैं मल्टीप्लाई करता चला जाता था कि रेड, मतलब आपके प्राइम इन्फॉर्मेशन होता है कि रेड निकल गई, फिर ब्लैक निकल गई, है ना। तो आपको ऐसे मैंने एक क्वेश्चन कराया था बोल वाला, वो देखना जाके। तो डेट इज टोटल प्रोबेबिलिटी, डेट इज टोटल प्रोबेबिलिटी, राइट। तो कुछ नहीं है, एक इवेंट हो रही है, कुछ प्रायर इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी कि PE1 हो गई है, फिर ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, PE2 हो गई है, तो फिर ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और एट द एंड ये कोई सी भी एक इवेंट हो जाए तो रेड मतलब ए इवेंट हो जाएगी, तो इसलिए सबको ऐड किया है, और वाली फीलिंग आ रही है ना, इसलिए। और इसमें क्वेश्चन देखो, देखो, ए पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, एक कंस्ट्रक्शन जॉब है, तो उसको मैंने बोल दिया PA, यानी कि ए कंस्ट्रक्शन जॉब है। PA निकालना होगा आपको, जहां तक मेरे को लग रहा है। लेट्स सी, द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। अच्छा, स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.65। स्ट्राइक ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 0.65, ठीक है। ओके, सो the probability that there will be strike pointed that the construction job will be completed. Okay, construction job complete हो जाएगी, construction job completed is 0.8 when there is no strike, है ना, जब वहां स्ट्राइक नहीं है। ओके, 0.8 है, हाँ 0.8 है, 0.80 नहीं है, 0.8। ओके, कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट द पॉइंट टू दैट द कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम देयर इज स्ट्राइक। ओके, नेक्स्ट है कि कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो जाएगी when there is no strike, when there is strike, sorry, when there is strike। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, तो स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.65। स्ट्राइक ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नो कॉम्प्लीमेंट, 1 माइनस 0.65, इसको आप घटा लेना, 0.35 आएगा। जॉब कंप्लीट हो जाए, जॉब कंप्लीट, एंड इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन स्ट्राइक नहीं हुई है, स्ट्राइक नहीं हुई है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.80। जॉब कंप्लीटेड, ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कि स्ट्राइक हुई है, लेकिन जॉब फिर भी कंप्लीट हो गया, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.32। क्लियर है क्या ये? तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब उसने बोला कि काम हो जाए, अब स्ट्राइक हो ना हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, भाई मेरा तो काम हो जाना चाहिए, कंस्ट्रक्शन जो विल बी कंप्लीटेड। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि रेड बॉल निकल जाए, वो बैग 1 से निकले, बैग 2 से, डजेंट मैटर, बैग 1 से निकले, बैग 2 से, डजेंट मैटर, ठीक है। तो दो तरीके से सकते हैं, या तो स्ट्राइक हो या ना हो, स्ट्राइक हो या स्ट्राइक ना हो, तो फिर भी कंप्लीट होगा। तो स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी कितने हैं भाई, 0.65, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.35। स्ट्राइक हो रही है और काम कंप्लीट हो जाए, स्ट्राइक हो रही है और काम कंप्लीट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.32। स्ट्राइक हो रही है और काम कंप्लीट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो स्ट्राइक हो रही है, काम कंप्लीट ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, ये। अच्छा, यहाँ पे स्ट्राइक नहीं हो रही है, स्ट्राइक नहीं हो रही है और काम कंप्लीट हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है आपको, 0.8, 0.8। तो यहाँ पे कितनी होगी, 0.2। देखो ध्यान दो, वो भी क्वेश्चन को इस तरह देते हैं कि जब स्ट्राइक नहीं हो रही तो देर इज मैक्सिमम चांस कि काम कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए उन्होंने यहाँ 0.8 लिखा है। अच्छा, ये गलती मत करना, कोई बच्चा ये मत करना कि स्ट्राइक नहीं हो रही है तो उसके करने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है,
स्ट्राइक हो रही है, उसके करने की प्रोबेबिलिटी 0.3, तो इन दोनों का सम 1 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक हो रही है नहीं हो रही, ये वाली इवेंट अलग है। तो इसलिए मैं आपको ट्री डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कोई भी इवेंट में। राइट, यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक आप लोगों को। ओके, तो अब आपको कौन सी इवेंट चाहिए कि काम कंप्लीट हो जाए, चाहे कैसे भी हो, काम कंप्लीट होने की एक केस तो ये है, और काम कंप्लीट होने का एक केस ये आपके पास। ठीक है, तो लिख दो बस 0.65 इंटू 0.32, या तो ऐसे होगा, स्ट्राइक हो रही हो तब भी काम कंप्लीट हो गया, स्ट्राइक नहीं हो रही तो भी काम कंप्लीट हो गया। तो दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी कि काम कंप्लीट हो जाए, जॉब कंप्लीटेड उसकी प्रोबेबिलिटी। अब यहां से अगर मैं बेस थ्योरम को ऐड कर देता कि काम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन उस चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ कि स्ट्राइक हो रही थी तब काम कंप्लीट हुआ, तो मैं इसको, इस इवेंट को मैं ऊपर कर दूंगा न्यूमरेटर में, और टोटल तो आपकी डिवाइड में चली जाएगी, तो यहीं से बेस थ्योरम निकल जाएगी। तो सबसे पहले टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लो, उसमें से आपको कौन सी फेवर कर रही है उसको न्यूमरेटर में रख दो, यही बेस थ्योरम हो जाती है, दैट इज आंसर। ठीक है, तो सिंपल है। नेक्स्ट लेक्चर में बेस थ्योरम के एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसको कंप्लीट देखो। और जो मैं आपको बोला था कि रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जाके एक बार पढ़ो आर्टिकल। दैट्स इट, थैंक यू।